आज हम रिलेटिव एड्रेसिंग की बात करेंगे। रिलेटिव एड्रेसिंग को समझने के लिए आपके पास ये एक कोड अवेलेबल है। इस कोड की फर्स्ट जो कॉलम है उस कॉलम में एड्रेसेस मेंशन हैं, जिस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो उसके साथ मेंशन है। यहाँ पर दो जंप्स इस्तेमाल हुई हैं। एक है जंप स्टार्ट जो कि आपकी सेकंड लाइन के अंदर मौजूद है। जो जंप स्टार्ट है उसके आगे आपको एक ऑपकोड अवेलेबल है E91600। इसको देखेंगे किस तरह वर्क करती है। जंप स्टार्ट हमारे पास जो है वो एक अनकंडीशनल जंप है और इसी तरह हमारे पास एक और जंप JNE के नाम से अवेलेबल है जो सेकंड लास्ट लाइन के अंदर है, जंप नॉट इक्वल। और ये बेसिकली इससे ऊपर हुआ हुआ कंपैरिजन के ऊपर काम कर रही है और इसका जो ऑपकोड है वो आपके पास 75F2 है। हम इसकी डिटेल अभी देखेंगे कि ये रिलेटिव एड्रेसेस किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और ये जंप्स किस तरह से परफॉर्म होती हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मेंशन है जंप स्टार्ट, जिससे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास नंबर 1 है और आगे साथ हमारे पास टोटल के 2 लेबल्स अवेलेबल हैं जिनमें हमारा डेटा मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इसके बाद हमारा जो कोड है वो स्टार्ट हो। ये जो साइड पर मेंशन है ये आपके ऑफसेट एड्रेसेस हैं जो आपके IP रजिस्टर में 1 बाय 1 जाते हैं कि अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको फेच करने के लिए हम इसको IP को इस तरह से अपडेट करेंगे। जब ये इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी, मतलब आपके प्रोसेसर में मौजूद होगी, तो IP जो है वो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब जंप स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर में मौजूद है तो IP की वैल्यू है 0103। अब यहाँ पर आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखा आना चाहिए 0119 जो इसका स्टार्ट का एड्रेस है, बेसिकली डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ये मैंने इसका ऑपकोड मेंशन किया हुआ है, ये जंप स्टार्ट के अगेंस्ट ये ऑपकोड लिखा हुआ है। तो इस ऑपकोड के मुताबिक अगर आप थोड़ा गौर करें तो E91600, तो E9 इज़ द ऑपकोड ऑफ जंप JMP एंड 1600 इज़ द एड्रेस। हमें किस एड्रेस पर पहुंचना था 0119, तो ये कहीं से भी 0119 का पता नहीं दे रहा हमें। ठीक है, तो अगर हम इसको मैं रैम से बाहर भी निकालते हैं, मतलब ये कोड है ये रैम में मौजूद होगा, तो रैम से बाहर होगा तो एड्रेस क्या हो जाएगा 0016। स्टिल ये वो एड्रेस नहीं है जहाँ पर हमारा ये स्टार्ट मौजूद है, ये 0119 है। तो आप इसके लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखें। एक ये चीज़ है कि आपके ऑपकोड में लिखा हुआ है 1600, जिसे अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0016 और आपके पास इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। जब आप जंप स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हैं तो आपके पास जो IP है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पॉइंट आउट करने के लिए जिसको ऑफसेट अवेलेबल है वो है 0103। तो ये कैलकुलेट किस तरह से, आपका रिलेटिव एड्रेस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होता है। 0016 जो ऑपकोड के आगे लिखा हुआ था बाहर आएगा तो स्वैप हो जाएगा, क्योंकि हम मेमोरी में लिटिल एंडियन फॉलो करते हैं। ये आपका IP होल्ड कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0119 का एड्रेस आ जाएगा, जो कि हम चाह रहे थे जहाँ पर मूव करना है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू योर IP रजिस्टर। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि अगर जंप स्टार्ट लिखा हुआ है तो उसके आगे एग्जैक्टली एड्रेस लिखा होगा, नहीं। जो आपका आर्किटेक्चर है वो बेसिकली रिलेटिव एड्रेसिंग को फॉलो करता है कि जो आपका ऑप कोड है वो एक एड्रेस होल्ड करता है और उस एड्रेस को जब हम आपके IP में ऐड करते हैं तब भी हम उस स्पेसिफिक एड्रेस पर पहुंच सकते हैं जो इम्प्लीमेंट होना होता है नेक्स्ट। तो जब हम इस तरह से ऐड करेंगे तो हम इस वाले एड्रेस को अब हम अपने IP के अंदर स्टोर करेंगे ताकि हम उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी कोड के अंदर एक और जंप मौजूद है जिसे हम कह रहे हैं JNE। ठीक है, जंप नॉट इक्वल, ये एक कंडीशनल जंप है। इससे ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि ये 2 नंबर कंपेयर, और एक कंपेयर में क्या होगा, बैकएंड पे सब्ट्रैक्शन होती है और फ्लैग्स अपडेट होते हैं। JNE जो है वो 0 फ्लैग को चेक कर रहा होता है कि वो ऑन हुआ है कि नहीं, तो नॉट इक्वल चेक कर रहा होता है वो। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर BX रजिस्टर में आपके पास 20 नहीं आया तो आपने इस लूप में वापस जाना है, आपने L1 के पास वापस मौजूद होना है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आपने L1 के पास पहुँचना है तो इस JNE के अगेंस्ट में आपके पास ये ऑपकोड अवेलेबल है। ठीक है, ऑपकोड 1 बाइट का ऑपकोड है और आगे एक एड्रेस गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उस टाइम हमें जो एड्रेस गिवन था वो हमारे पास 2 बाइट्स का एड्रेस था, तो वो एक नियर जंप है, ये एक शॉर्ट जंप है। अभी थोड़ी देर में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। शॉर्ट जंप से मुराद आप यूँ समझ लीजिए कि हम एक सेगमेंट के अंदर भी एक कुछ छोटे पोर्शन के ऊपर जंप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लूप्स वगैरह होती हैं वो इतनी ज़्यादा मेमोरी डिमांड नहीं करती। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ मौजूद है। अगर एड्रेस की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ एक एड्रेस अवेलेबल है F2 और हमें किस एड्रेस पे जाना है, L1 है 011F पे।
और अगर हम IP की बात करें तो IP जो हमारा एड्रेस होल्ड कर रहा होगा वो ये वाला एड्रेस होल्ड कर रहा होगा, इसे कहेंगे 012D, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन तो प्रोसेसर में मौजूद है, तो IP नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर हम अगेन रिलेटिव एड्रेस वाली टेक्निक लगाएं, वो कैसे होगी कि हम IP के अंदर इस एड्रेस को ऐड कर देंगे। अब एड्रेस यहाँ पर 1 बाइट का है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 2 बाइट्स का था, तो हमने बड़ी आसानी से सिंपली इसको ऐड कर दिया। तो अभी इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या हम उस एड्रेस पे पहुँच सकते हैं 011F पे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने एडिशन परफॉर्म की है। जब आप 2 + F करेंगे तो आपके पास 11 आएगा, 1 आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और 1 आपका कैरी जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि 1 बाइट का है एड्रेस, तो आप इससे ज़्यादा अगर आपके पास कैरी जनरेट होता है तो इसको हम रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जिस तरह आपका सेगमेंट रैप अराउंड होता है, आपकी रैम रैप अराउंड होती है, इसी तरह आपकी जो शॉर्ट जंप्स हैं वो भी रैप अराउंड होती हैं। शॉर्ट जंप की अगर 1 बाइट है, ठीक है, तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वो 127 बाइट्स आगे जा सकता है या 128 बाइट्स जो है वो पीछे जा सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो पीछे जाना, जिस तरह यहाँ पर अभी हमने जो एग्जांपल में बात की थी, अगर आप थोड़ा सा इस एग्जांपल को देखें तो L1 बेसिकली उसको पीछे की तरफ मूव करवा रहा है कि कोड में पीछे मूव हो जाओ, आगे नहीं मूव होना, ठीक है। तो जब भी आप पीछे मूव होंगे तो रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट आएगा और उसके लिए आपके पास हमेशा कैरी जनरेट होता है जब भी आप किसी एड्रेस में कुछ ऐड करना चाह रहे होते हैं। जब कैरी जनरेट होता है तो हम एक्चुअली मेमोरी में वापस आ रहे होते हैं, तो आपने अगर पीछे जाना है तो उसके लिए आपके पास लाजमी कैरी आएगा। कैरी को हम एज़ यूजुअल ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते, हम बैक एंड पे जाना चाहते हैं, बैक पे जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह से आप इस कैरी को ड्रॉप कर देंगे। याद रखिएगा कि सिर्फ शॉर्ट जंप में आप ये करते हैं, शॉर्ट जंप में आपको सिर्फ 1 बाइट होती है, तो उसके सेंटर में कैरी जनरेट होने वाला ड्रॉप होता है। ये नहीं होता कि अगर D+2 या किसी और कोई और यहाँ पे चीज़ होगी इसकी कैरी आएगा तो उस कैरी को भी आप ड्रॉप कर देंगे, नहीं। यहाँ पे जो कैरी आएगा वो एज इट इज़ नेक्स्ट जो हेक्सा है उसके अंदर जाएगा, लेकिन जो आपके पास सेकंड हेक्सा से कैरी जनरेट होगा उस कैरी को आप ड्रॉप कर देंगे। इसको हम रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और उसके बाद जो 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा और जो 0 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो 011F है ये वही एड्रेस है जो हम अचीव करना चाह रहे थे हम अपने L1 के पास जाने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इस एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं और इस एड्रेसिंग को हम कहते हैं कि हम रिलेटिव एड्रेसिंग कर रहे हैं, कि हमारे पास एक एड्रेस है उसमें हम कुछ IP की वैल्यू ऐड करें तो हम उस स्पेसिफिक एड्रेस पे पहुंच रहे हैं। आपके पास 3 तरह की जंप्स होती हैं। 3 तरह की जंप से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी जंप है उनके अगेंस्ट ऑपकोड 3 तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले है जी शॉर्ट जंप। शॉर्ट जंप आपके पास होती है जो आप 1 बाइट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स जो उसकी रेंज है वो -128 से लेकर मतलब आप 128 बाइट्स पीछे जा सकते हैं या 127 बाइट्स आगे आ सकते हैं, ये इसकी रेंज होती है। और जो शॉर्ट जंप है अगर उसका ऑपकोड देखेंगे तो आपको 2 बाइट्स में नज़र आएगा, जिसकी जो पहली बाइट है वो बेसिकली जंप की उस इंस्ट्रक्शन की ऑपकोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो नेक्स्ट बाइट है वो उस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है जिसको ऐड करके हमें IP के अंदर कहीं पर मूव होना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है नियर जंप। नियर जंप जो है उसके अंदर 3 बाइट्स आपका ऑपकोड के तौर पर नज़र आएंगी। जो आपके पास फर्स्ट बाइट है वो आपके पास ऑपकोड है इंस्ट्रक्शन का और जो नेक्स्ट 2 बाइट्स हैं वो आपके ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती हैं और मेमोरी में लिटिल एंडियन फॉलो होती है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो हम उसको 0016 पढ़ेंगे। तो अब आपके पास जो है एक कंप्लीट सेगमेंट है मूव करने के लिए उस जंप के पास और आपके पास जो लास्ट जंप है वो फार जंप में बेसिकली आपके पास 5 बाइट्स अवेलेबल होती हैं एज एन ऑपकोड। जब आप उसका देखेंगे फार जंप का जो फर्स्ट बाइट है ऑब्वियसली वो ऑपकोड है और बाकी जो आपके पास 4 बाइट्स हैं उनमें से पहली 2 बाइट्स जो हैं वो आपके पास आपके ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती हैं और जो नेक्स्ट 2 बाइट्स हैं वो आपकी बेस को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि मेमोरी में लिटिल एंडियन फॉलो होती है इस वजह से हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं कि पहले आपके पास ऑफसेट आएगा फिर आपके पास बेस आएगी, ताकि जब वो मेमोरी से बाहर निकाला जाए तो हम उसको सीधे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। जो फार जंप होती है उसमें कोई रिलेटिव एड्रेसिंग कैलकुलेट नहीं होती, बेसिकली ये एब्सोल्यूट के तौर पर वर्क करती है। जो उसका बेस एड्रेस होता है उस बेस एड्रेस को कोड सेगमेंट में रख दिया जाता है और जो उसका ऑफसेट एड्रेस होता है उसको IP जो आपके पास रजिस्टर है उसमें मूव करवा दिया जाता है। इसकी हेल्प से हम एक कंप्लीट रैम में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं फार जंप की हेल्प से। आपकी जो
कंडीशनल जंप्स होती हैं वो तमाम की तमाम शॉर्ट होती हैं, और जो आपकी अनकंडीशनल जंप होती हैं वो शॉर्ट भी हो सकती है, वो नियर भी हो सकती है और वो फार भी हो सकती है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना चाहें तो ये आपके पास 1 MB की रैम है, ये एक सेगमेंट है 64 KB का, तो जो जंप होगी वो अपने से 64 KB के अंदर ही मूव कर सकती है, ठीक है, तो उसको हम नियर जंप कहते हैं। और जो शॉर्ट जंप होगी वो आपके पास 1 बाइट की जितनी रेंज होती है उतनी रेंज में मूव कर सकती है, और जो आपके पास फार जंप होगी वो पूरी रैम में कहीं ना कहीं पे भी मूव कर सकती है।